लीगल मंत्रा बाय निशांत के इस पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और बहुत सारे बाकी कोर्ट्स में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल डिफेंस, मैट्रिमोनियल मैटर्स। तो ये सब स्पेशलाइजेशन है। जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं उनका नाम है निशांत कुमार श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत है निशांत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जो मैं आपके बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उससे मैं ये समझी हूँ कि आपको खास तौर पर जो एक सब्जेक्ट है उसमें महारत हासिल है, और आज हम उसी पे ही उसके विभिन्न जो पहलू हैं उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। तो आप कुछ बताएं अपना जो आपका ये कारवां रहा है, सफर रहा है, उसके बारे में। बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जैसा आपने बताया हमारा पहला पॉडकास्ट है, एंड मुझे लगता है जो टॉपिक हम आज जो हम टेकअप कर रहे हैं, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि इस आज के समय में समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें एक विवाह और सामाजिक विवाह को लेके जो इश्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। और आजकल अगर देखा जाए खासतौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ पे मेट्रोमोनियल रिलेटेड इश्यूज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि मेरी शुरुआत, मेरा कारवां, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने लॉ की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद से मैं डे वन से लिटिगेशन में हूँ, मतलब कोर्ट में जाना ये मेरा पैशन है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं प्रैक्टिस करता रहा, मैंने देखा कि जो वुमेन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग विवाह को लेके, विवाह संबंधित बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, और इसमें यूजुअली जो महिलाएं होती हैं वो रिसीविंग एंड पे होती हैं। उन लैक ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, या उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ कभी ऐसा होगा, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी। तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, और उनकी सबसे बड़ी बात, उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस बहुत कम था, और मैंने देखा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगा ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं ना सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को आगे ले जा सकता हूँ, बल्कि समाज को, जो महिलाएं हैं, जो अनअवेयर हैं, जो शोषित हैं, उनको भी एक तरह से हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी लिटिगेशन किए, मैट्रिमोनियल छोटे से लेके बड़े मैटर किए। एंड फॉर्चुनेटली मैंने ये देखा कि मीडिएशन, मैट्रिमोनियल केसेस में मीडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अधिकतर जो वैवाहिक डिस्प्यूट्स होते हैं वो किन्हीं इमोशनल इश्यूज या छोटे मोटे इश्यूज से होते हैं, जो कि ब्लो आउट कर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वहां पे मीडिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे डिस्प्यूट्स को खत्म करने में। इसी को देखते हुए मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक 40 घंटे का उनका एक मीडिएशन प्रोग्राम होता है, उसको भी मैंने किया है। और मैं ईश्वर की कृपा से एक ट्रेन मीडिएटर भी हूँ, जिसका मैं इस्तेमाल अपने प्रैक्टिस में करूँगा और कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जो आपने ये विवाह की बात की है, मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना कि कोई पौधा भी होता है तो उसे पनपने में उसे सींचना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह से अगर कोई रिश्ता होता है तो उसे भी पनपने में वक्त लगता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो विवाह में जो दिक्कतें आती हैं, तो अगर वो रिश्ता पनप नहीं पाता है और वो डिवोर्स की ओर या तलाक की ओर बढ़ता है, तो क्या जो कानूनी जो चीजें होती हैं, जो लीगल प्रिपरेशंस जिसे कहते हैं, वो एक महिला को मालूम होना चाहिए कि अगर उनका रिश्ता इस तरफ जा रहा है, जब कोई और रास्ता नहीं बचता है, तो किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है? जी, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। बट ये सवाल उस समय का है जब शादी टूटने के कगार पे हो, चीजें बिगड़ रही हो। और एक आपके मतलब दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरली लोग मानते हैं कि लॉयर्स डिवोर्स कराते हैं। पूरा मिसकंसेप्शन है, बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि समझिए, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवार में कोई भी विवाद होता है, तो सबसे पहले उसके वो सुलझाने की कोशिश वो कपल करते हैं, वो युगल आपस में करते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली आती है, उनके फ्रेंड्स आते हैं,
जब वो सारे फेल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, जब वो युगल हस्बैंड वाइफ आपस में नाकामयाब हो जाते हैं, उनकी सोसाइटी नाकामयाब हो जाती है, तभी वो आते हैं किसी लॉयर के पास। तो ये मानना कि लॉयर डिवोर्स कराते हैं पूरी तरह से गलत है, और इस मिसकंसेप्शन को हमें दूर करना होगा। दूसरा, अब हम आते हैं आपके सवाल पे कि क्या करें। वहां पे एक कंसेप्ट है जो अभी इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसकी वजह से कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, शायद में बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। प्री नप्शल एग्रीमेंट्स की बात होती है, जो हम कहते हैं शादी के पहले के जो एग्रीमेंट्स होते हैं। वेस्ट में आप देखेंगे, यूरोप में, यूएस वगैरह में ये बहुत ही कॉमन है। इसमें होता क्या है, ये प्री नप्शल एग्रीमेंट होता क्या है? ये एक प्रकार से समझिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो शादी के पहले भी कर सकते हैं, शादी होने के बाद भी कर सकते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर भविष्य में किसी वजहों से अगर शादी टूटती है तो प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, बच्चों की कस्टडी कैसे जाएगी, और फ्यूचर कैसे करेंगे, हम लाइफ को आगे कैसे ले जाएंगे। क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं मैम कि शादी, कोर्ट में हम शादी बचाने के लिए नहीं जाते हैं। कोर्ट में हम प्रॉपर्टी या अपने किसी राइट को क्लेम करने के लिए जाते हैं। शादी तो टूट ही चुकी होती है, तब हम कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट की जो बैटल होती है, जो फाइट होती है कोर्ट में, वो चाहे अपने अधिकारों को लेके होती है, बच्चे की कस्टडी को लेके होती है, या एलिमनी को लेके होती है, यही होता है। तो और इसकी वजह से लिटिगेशन काफी होता है, बहुत लंबा होता है, इसलिए पूरी तरह से ट्रॉमेटिक हो जाता है। जो हम टीवी और पिक्चर में देखते हैं, तारीख पे तारीख, जो मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। तो अगर प्री नप्शल एग्रीमेंट्स कपल शादी के पहले या जस्ट बाद अगर बना लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा होता है। कल को सेपरेशन की जरूरत पड़ी तो कैसे सेपरेट होंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई आज के दिन में ऐसा कोई कानून नहीं है जो मान्यता देता है। मेरा ये कहना है कि आपको क्या पता है कल को ये कानून चेंज हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कानून बदल रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं समाज में चेंजेस आ रहे हैं, कल को हो सकता है गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करने लगे, उसकी लीगल सैंक्टिटी हो जाए प्री नप्शल एग्रीमेंट्स की। वो करना बहुत जरूरी है। प्लस अगर कोई महिला या पुरुष डिवोर्स के करीब है, डिवोर्स होने वाला है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला उनको ये काम करना चाहिए, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले सिक्योर प्रॉपर करने चाहिए। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गए, बच्चों के जन्म वो हो गए सर्टिफिकेट हो गए, बैंक अकाउंट्स के डिटेल, इंश्योरेंस के डिटेल्स, वो सारी चीजें वो करनी चाहिए पहला। दूसरा, अब चीजों का क्योंकि आगे चल के बंटवारा होने वाला है, चीजें बंटने वाली हैं, तो अपने जो कॉमन अकाउंट्स हैं उनको आप क्लोज करें, कॉमन लोन्स हैं उनको क्लोज करें, क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं उनको आप धीरे धीरे करके खत्म करें। प्लस मेंटली भी आप प्रिपेयर हो, फ्यूचर के बारे में भी सोचें, क्योंकि आपको हो सकता है अभी आप एक घर में रह रहे हो जो आप अपना घर कहते हो, कल को वो उस घर में आप ना रहें, या तो हस्बैंड बाहर चला जाएगा या तो वाइफ बाहर चली जाएगी पोस्ट डिवोर्स, वो करें। और बच्चों के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका स्कूल क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, ये सारी चीजें अगर हम प्लान करें और दिमाग में क्लियर हो और उसके बाद हम कोर्ट में जाएं, तो मुझे लगता है सेपरेशन, जो कि पहली मैं बात बोलूंगा कि होना ही नहीं चाहिए, मगर अगर होता है, भगवान ना करें, तो ऐसे कंडीशन में वो स्मूथ होता है, वो ट्रॉमा नहीं फेस करना पड़ता है, ना तो फैमिली को ना तो कपल को। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी कभी कोई कपल सोचता है रिश्ता साथ में आगे बढ़ाने का या शादी करने का, तो उसमें जो प्री नप्शल अग्रीमेंट है वो कितना बड़ा रोल निभाता है। और जैसे कि आपने कहा निशांत कि बहुत सारी ऐसे कानून हैं, लॉज हैं, जिनके बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं है, वो जागरूक नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सबसे अहम जो सवाल है वो यही होता है कि ऐसे कौन से लॉज हैं जो महिलाओं को, जिनको पता होना चाहिए उनके बारे में, क्या उनके अधिकार हैं, ये उनको जानना चाहिए, उनके बारे में बताएं। जी,
बहुत ही अच्छा सवाल है मैम, बहुत ही अच्छा सवाल है। 2005 के पहले जो लार्जली जो लॉ था वो कवर होता था, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, मारपीट महिलाओं के साथ जो वो कवर होता था, वो होता था इंडियन पीनल कोड के द्वारा, जो कि 1860 में बना था। ओके। और चलता आ रहा था। मगर हमने देखा, समाज में, पार्लियामेंट ने देखा, हमारे लेजिस्लेचर ने देखा कि सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ कई प्रकार की हिंसाएं होती हैं। जैसे हम कहें इमोशनल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, इवन इन मैरिज, फाइनेंशियल अब्यूज है, वर्बल अब्यूज है, और कई बार उनको घर से निकाल दिया जाता है तो उनके पास कोई राइट ही नहीं होते थे। इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ही लैंडमार्क लेजिस्लेशन आया जो कि हम डीवी एक्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डीवी एक्ट, हाँ, डीवी एक्ट शॉर्ट फॉर्म हम उसको कहते हैं। वो की एक बहुत ही अच्छा और ग्राउंड ब्रेकिंग लेजिस्लेशन है, क्योंकि वो जनरली जो सिविल राइट्स होते हैं वुमेन के इन अ मैरिज, उनको प्रोटेक्ट करता है। मेरे सिविल राइट कहने का मतलब उनका घर में रहने का अधिकार, उनको घर से बाहर ना फेंक दिया जाए, उनको अपना मेंटेन करने का अधिकार, उनका पैसा ना रोका जाए, उनको खर्चे दिए जाएं, उनको गाली गलौज ना दी जाए घर में, उनके साथ किसी प्रकार का अब्यूज ना हो, वो सारे अधिकार को वो प्रोटेक्ट करता है। और वो इट्स अ बहुत, उसकी प्रक्रियाएं काफी जल्दी हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी एग्रीव्ड महिला जो कि वायलेंस का शिकार होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, जिसमें इमोशनल है, वर्बल है, सेक्सुअल है, फाइनेंशियल है, साइकोलॉजिकल है, उन किसी भी प्रकार का अब्यूज का एक डोमेस्टिक रिलेशन में। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, हस्बैंड के परिवार वाले किसी के द्वारा अगर वो इस तरह से प्रताड़ित होती है तो वो कोर्ट जाके एक मुकदमा फाइल कर सकती है, जिसमें कोर्ट अंडर सेक्शन 23 एक्स पार्टी, बिना दूसरी पार्टी को सुने हुए, एड इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर सकते हैं। जैसे कि आप हस्बैंड को या उनके घर वालों को ये कह देंगे कि आप इनसे बात नहीं करेंगी, आप इनसे परेशान नहीं करेंगी, आप इनसे दूर रहेंगे, इनके ऑफिस स्पेस से दूर रहेंगे। कुछ मेंटेनेंस का भी वो कर सकते हैं, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा, 10,000 आप 15,000 पर मंथ दें, आप इनसे मिले ना, तो इनको घर से न निकाला जाए। कई बार ये देखा गया था, जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट शुरू होते हैं तो हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर देते हैं, इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में जब एलिमनी मिलने की बात होती है तो पता चलता है हस्बैंड कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन को विजुअलाइज करते हुए उसमें रिस्ट्रेन ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं कि हस्बैंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब तक ये चल रहा है, अपने प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है, किसी तरह का थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो वायलेशन है और वो लॉ के हिसाब से वो होगा। तो एक तरह से बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन मिला है इस लॉ के द्वारा। दूसरा हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हिंसा कुछ ज्यादा ही होती है, मारपीट है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है कुछ, तो हमारा जो BNS है वो उसके प्रोविजन आ जाएंगे। वो नॉर्मल किसी भी क्राइम के जैसे होते हैं, वो प्रोविजन महिलाओं को प्रोटेक्ट करेंगे। वहां पे FIR हो सकती है सास ससुर के खिलाफ। अगर ये जो प्रताड़ना है पूरी की पूरी लेके दहेज को लेके है, जो IPC में था 498A, दहेज को लेके क्रुएल्टी की जा रही है लड़की के साथ, तो वो उसमें भी FIR हो सकते हैं। देन अगर मान लीजिए फाइनेंशियल नेग्लेक्ट है, हस्बैंड किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, ना तो बीवी को ना बच्चों के लिए वो कर रहा है, तो वो महिला कहाँ जाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो एक है ही है। वो पहले था CRPC 125 सेक्शन, अब 144 हो गया है BNSS में। उसमें उसके अंदर जाके कोर्ट में जाके वो हस्बैंड से अपना एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और कोर्ट हस्बैंड की फाइनेंशियल स्थिति, लड़की की रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, बैलेंस करते हुए एक ऑर्डर पास करता है, जिसके द्वारा हस्बैंड को देना पड़ता है, पैसे मेंटेनेंस देने पड़ते हैं। तो लार्जली देखा जाए
जो लॉ गवर्न करते हैं महिलाओं को, वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, BNSS हो गए, उनके प्रोविजन वो करते हैं। प्लस हिंदू मैरिज, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसमें भी प्रोविजन है, उसमें सूट डाल सकती है महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस वगैरह के लिए, बट वो एक सिविल प्रोसीडिंग होती है। DV एक्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, रिलीफ भले ही उसके सिविल टाइप के हों, बट जो प्रोसीडिंग होती है वो क्रिमिनल टाइप की होती है। मान लीजिए हस्बैंड नहीं आता है तो उसके खिलाफ बिलेबल वारंट्स हो जाएंगे, नॉन बिलेबल वारंट्स हो जाएंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो जाएगा, उसको गिरफ्तार करके लाया जा सकता है। सिविल में क्या होता है, एक्स पार्टी हो जाता है, तो उनको डर ही नहीं होता है, एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी है। यहां पे अगर वो नहीं आते हैं सामने कोर्ट के अपनी बात तो, और कोर्ट को अवॉइड करते हैं समन्स को, तो उनके खिलाफ NBWs वगैरह भी हो सकते हैं। और ये काफी त्वरित है, हालांकि नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ रहे हैं, कोर्ट के ऊपर बोझ है, बट इसका जो इंटेंशन था त्वरित न्याय का महिलाओं को जो कि डोमेस्टिक अब्यूज की विक्टिम है, वो है। यानी कि इतने सारे अधिकार हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो आपकी इस बात से जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जब कोई रिश्ता बनता है तो उसे बनाने में और उसे बिगाड़ने में काफी हद तक परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो हम अक्सर बात भी करते हैं जब आमतौर पर हम जब बातें कर रहे होते हैं कि भाई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है परिवार का, तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी मैम, बहुत सही कहा आपने। उसके भी हमें ये देखना होगा, शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं है, हस्बैंड वाइफ का बंधन नहीं है। वहां पे आप समझिए दो परिवार, दो ट्रेडिशंस, दो वैल्यूज एक साथ आती हैं। तो डिफरेंट हस्बैंड वाइफ तो 25-30 साल तक अपने एक वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर आके उनको नया वैल्यू सिस्टम से उनको जूझना होता है, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के वैल्यू सिस्टम को, उनके परिवार के परंपराओं को, घर के बुजुर्गों को वो सारी चीजें करनी होती हैं। मतलब निशान ये कि दो अलग अलग सोच वाले, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स एक ही छत के नीचे जब आते हैं, तो बहुत ज्यादा इनिशियल जो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं कि शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ा गिव एंड टेक रिलेशन में जा रहे हैं। जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं वहां पे इश्यूज होते हैं। प्लस कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस, एक बहुत बड़ा रीजन है पेरेंट्स का इंटरफेरेंस अपने बच्चों की लाइफ में। क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट हुआ, लड़की या तो अपने माँ बाप को फोन लगा देती है, मेरे साथ ये हुआ, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं क्लियर होता है कि लड़के ने अगर बोला ऐसी बात हुई तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। लड़की ने अपने अगर माँ को फोन करके बताया तो बताया मेरे हस्बैंड ने ये बोला, या लड़के ने अपनी माँ को फोन करके बताया तो वो बताएगा मेरी वाइफ ने ये बोला। उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो चीजें क्लियर नहीं होती हैं, और खट से उधर से जवाब आता है ऐसा कर दो ऐसा कर दो। यस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का एक सक्सेसफुल मैरिज में। अपार्ट फ्रॉम द कपल, ये फैमिली का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह हम समाज में देख रहे हैं, पेशेंस लोगों का खत्म होता जा रहा है, लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और जरा सा ईगो लेवल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, माता पिता की बात आग में घी का काम करती हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मैम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसको ऐसे देखा जाए, पुराने जमाने में अगर कोई महिला किसी से शादी होती थी तो वो एक गृहिणी की तरह रहती थी, वो उसके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, और क्योंकि वो बाहर नहीं जा रही है, वो उतना पढ़ी नहीं है, तो उसको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता थे। बट आज के जमाने में क्या है, लड़कियां इक्वल हैं, कई मामलों में काफी बेहतर हैं, काफी एजुकेटेड हैं, तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इसकी कई बार वो भी मतलब गलत बातों को सहने को तैयार नहीं होती हैं। और हमारा जो समाज है, मानिए या मानना पड़ेगा हमें कि ये अभी भी पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुष की अपनी एक ईगो होती है,
तो वो आजकल वो टकराव बढ़ रहे हैं। पुरुष अपने जो पेट्रियार्कल सिस्टम से सोचता है, महिला अपने राइट्स को लेके ज्यादा अवेयर है, तो वो एक टकराव होता है। यहाँ पे समझदारी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों में जो हम कहते हैं कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। तो आप समझ गए होंगे कि परिवार जो है, जो फैमिली है, ना सिर्फ लड़की की बल्कि लड़के की भी, उन दोनों का कितना अहम रोल होता है किसी भी रिश्ते को बचाने में या उसे खराब करने में। और निशांत, यहाँ पे जो अभी आपने बातें की, आपने शुरू में कहा था कि वकीलों को ये दोष दिया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि वो डिवोर्स करवाते हैं। तो जब आपने अभी फैमिली की बात करी है, तो उसी तरीके से जो मीडिएशन होता है जी, कानून के अंतर्गत जो मीडिएशन आता है, उसमें भी रिश्तों को अगर आपको लगता है थोड़ा सा कहीं स्कोप है, कहीं उम्मीद है, तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है। जरूर। आप जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं मैम, जो केसेस आते हैं, उसमें सबसे पहले काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। जज इज एक एसओपी आप मान लें, जिसमें काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। मतलब वो एक ऐसे क्या बोलते हैं, उसके चरण है, अलग अलग स्टेजेस हैं। yes. कि उसी हिसाब से होगा। इंस्टेड ऑफ WS अपना कोर्ट में बहस शुरू हो, उसके पहले काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। फिर अगर पॉसिबिलिटी दिखती है जज को, तो वो उन मीडिएशन के लिए भी भेजते हैं। हर कोर्ट से एक अटैच्ड मीडिएशन सेंटर है, कोर्ट अटैच्ड मीडिएशन हम जो कहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट, हर फैमिली कोर्ट के साथ जुड़े होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद है मीडिएशन सेंटर, हाई कोर्ट में मौजूद है मीडिएशन सेंटर, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है मीडिएशन सेंटर, मध्यस्थता केंद्र, जहां पे हस्बैंड वाइफ को भेजा जाता है। वहां पे ट्रेन जो मीडिएटर होते हैं वो उनको रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू आते हैं और कई ऐसे केसेस देख चुके होते हैं। और ये आप जरूर मुझसे सहमत होंगे कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं वो भावनाओं की वजह से होते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो वाइफ को लगता है हस्बैंड नहीं समझता है, हस्बैंड को लगता है वाइफ नहीं समझ रही है। और मीडिएशन एक ऐसा मैकेनिज्म है मैम, जहां पे मीडिएटर क्या करता है, वो बातों को, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं, उसका कोई डिसीजन नहीं होता है, दोनों पार्टी को बात कराता है। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि जो वो मीडिएशन करवा रहा होता है वो किसी का पक्ष नहीं लेता, और ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होता है। ओके। जो भी बात वहां पे होती है, मान लीजिए कोई ऑफर हुआ, काउंटर ऑफर हुआ, जो चीजें हुए, कोर्ट में ना तो उनका वकील यूज कर सकता है, अच्छा। ना लड़की का, ना लड़का का, ना मीडिएटर। अगर मान लीजिए किसी वजह से मीडिएशन फेल हो जाता है, दोनों पार्टी नहीं एग्री कर पाते हैं किसी चीज पे, तो सिंपल वन लाइनर रिपोर्ट जाती है, मीडिएशन फेल्ड। तो मीडिएशन फेल अगर हो रहा है तो कितना वक्त दिया जाता है उसके लिए? यूजुअली मैम 2 महीने मीडिएशन में होते हैं, जिसमें 3 से 4 सिटिंग दी जाती है। मगर अगर मीडिएटर को लगता है कि चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी 1-2 और उसमें, तो वो रिक्वेस्ट करके कोर्ट में रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है, या पार्टीज जाके कोर्ट में बता सकती हैं कि अभी मीडिएशन चल रहा है और हमें और समय दिया है, तो कुछ और समय मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन जब शुरू होता है तो सारी जो भावनाएं, जो दबी भावनाएं होती हैं, वो निकल के आती हैं। और इसमें बड़ा अच्छा प्रोसेस है। आप पहले दोनों पार्टीज को बुला के बैठाया जाता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, दोनों बोलते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, और डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, वो मीडिएटर को बोलते हैं। जैसे हम संसद में देखते हैं, जैसे स्पीकर को एड्रेस किया जाता है, उनको बोलते हैं। तो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन हो जाता है, प्लस उनमें चाहे तो उनके पेरेंट्स को भी बैठाते हैं, पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं, उनकी बातें भी सुनी जाती हैं। प्लस 1-to-1 जिनको कॉकस कहते हैं हम, वो भी होता है प्रोसीजर कि अब लड़की को अलग से सुना जाएगा, लड़के को अलग से सुना जाएगा। कुछ बातें जो नहीं निकल के आई हैं, इश्यूज क्या हैं, उनको पहचानने की कोशिश की जाती है। फिर इसमें कई मैकेनिज्म है मैम। कई बार जो लड़का होता है उसको लगता है मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कई बार लड़की को भी लगता है मैं तो ये सिखा दूंगी, ये इतना कोर्ट से करा लूंगी। तो जो मीडिएटर है उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है। बांटना, मलाटना, देयर इज सो मेनी टेक्निक्स, जहां बताते हैं कि वर्स्ट केस में जानते हो क्या होगा आपका, जब बैठा के बात करते हैं, आप 5 करोड़ मांग रही हैं, उसकी वो कोर्ट आपको लगता है दे देगी, आपने ऐसा किया था,
आपके ऐसे वो केसेस हैं, ऐसे केसेस में ये होता है क्योंकि सारी आपके- बातें वहां खुल जाती हैं। हाँ, कितने साल लगेंगे आपको पता है? हाँ। कोर्ट में जाएंगे, हाँ, आप क्या जिंदगी भर मुकदमा लड़ना चाहेंगे? लड़के लड़के को समझाया जाता है उनके केसेस के वीकनेसेस, और वो इंडिविजुअल लेवल पे बताए जाते हैं, साथ बैठ के नहीं। जो इंडिविजुअल जो कॉकस में होता है उसमें उनकी स्वॉट एनालिसिस एक तरह से आईना दिखा दिया जाता है, जिसके बाद की वो और भी क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जब वो कोर्ट जाते हैं तो बहुत हाई हो, मैं देख लूंगा कोर्ट में देख लूंगी, बट व्हेन दे मीट द रियलिटी, और मीडिएटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जब कहीं पे इम्पास आ जाए तो वहां पे रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी होता है, और फिर दोनों पार्टीज के द्वारा एग्री किए हुए वो बोलते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट पे साइन कर होता है, और वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कि कोर्ट में डाल दिया जाता है। उन्हीं टर्म्स में कोर्ट डाइवोर्स क्रिएट करती है। नाउ इसी संबंधित लेट मी आप दर्शकों को ये मैं बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान में अगर डाइवोर्स को लेके दो तरह के वो हैं, देयर इज अ नो फॉल्ट थ्योरी एंड फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी क्या होती है? जो ये कहती है कि किसी की गलती थी, इसकी वजह से डाइवोर्स दिया जाए, जो कि सेक्शन 13 जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होता है, उसमें कई कैटेगरीज ऑफ फॉल्ट्स हैं किसी भी हस्बैंड या वाइफ ने किया, जैसे एडल्ट्री हो गई, क्रुएल्टी हो गई, डिजर्टेशन हो गया, रिनंसिएशन, अपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, वो सन्यासी हो गया, ऐसी उसको ऐसी कोई बीमारी है जिसमें वो ठीक नहीं हो सकता और उसका खामियाजा स्पाउस को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट डिवोर्स दे सकती है। तो दीज आर कॉल्ड फॉल्ट थ्योरीज। तो इफ यू वांट टू गेट अ डिवोर्स, हस्बैंड और वाइफ, he or she will have to claim and prove that she has been treated with cruelty. Okay. Her husband has been in an adulterous relationship post marriage. तो वो सारी चीजें करती है, तो फॉल्ट थ्योरी होती है। और यहाँ पे सबूतों का वो होता है, कोर्ट में एविडेंस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, आप कहें चिल्ला चिल्ली होती है, काफी इमोशन उड़ रहे होते हैं कोर्ट में। मैं वही जानना चाह रही थी, क्योंकि मीडिएशन की बात हो गई कि वहां पे भी इमोशनल आउटबर्स्ट होता है कि भाई हम कोशिश करते हैं कि हम ही सही हैं, जी, है ना। महिला कोशिश करेगी कि वो सही है, पुरुष कोशिश करेगा कि वो सही है। उसी की तरह कोर्ट में भी आपको कोई ऐसा वाकया, कुछ ऐसा याद आता है कि जब इतना कुछ हो गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब उस स्थिति को संभाला कैसे जाए? मैम, चूंकि वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट, उनको समझाया जाता है। अच्छा, उनके फैमिली वाले भी होते हैं, उनके लॉयर भी बैठे होते हैं, उनको उनका यूज किया जाता है कि देखिए अपने वकील, आप अपने क्लाइंट को समझाइए और वो सारी चीजें। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो लेट इट हैपन, क्योंकि एक आउटबर्स्ट के बाद, गुबार के बाद तो शांति ही होती है जी। दिमाग जरा शांत हो जाता है, कई बार आप फिर सुनने को तैयार हो जाते हैं, तो ये निकाल के लाना भी कई बार जरूरी होता है। मगर हाँ, कोर्ट में कई बार बहुत ही अजीब सी स्थिति हो जाती है, जो मारपीट वहीं पे शुरू हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यू आर फिल्ड विद हेट्रेड, पेंट अप एनर्जीज होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से जो होती हैं। अच्छा, एक बार रिलेशन खराब होते हैं तो सारे लोग फिर उल्टा सीधा वो करने लगते हैं आपको। हाँ, सब कुछ निगेटिव हो जाता है, उसकी जो अच्छी बातें थी वो भी निगेटिव हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो यानी कि जो ये आप बात कर रहे हैं निशांत, अभी हमने मीडिएशन की भी बात की थी कि भाई मीडिएशन में कैसे, तो यहाँ पे जो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है वो ये कि मीडिएशन जब होता है तो आपको क्या लगता है कितने % जो केसेस मीडिएशन में जाते हैं वो फिर डिवोर्स तक नहीं पहुंचते, वो उनमें सुलह हो जाती है, ऐसा होता है? मैं कहूंगा मैम 60 से 70% केसेस हो जाते हैं। और मतलब इवन मीडिएशन इज एन आर्ट। आप कितना आईना दिखा पा रहे हैं, कितना लोगों की जो इमोशनल आउटबर्स्ट है या उनकी अंदर की बातों को ले आ पा रहे हैं, आप किस तरह से कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को कि वो अपने भविष्य के बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, वो देखें कल को वो कोर्ट आना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी अगर ठीक से, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो किसी भी शादी में होती है, उसको माफ कर दो,
क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है कि और खास तौर पर निशान जब बच्चे हों, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ये देखा है मैम कि हस्बैंड वाइफ तो लड़ रहे होते हैं अपने किसी राइट के लिए, या हस्बैंड ने गलत कर दिया है या वाइफ ने गलत कर दिया है, हमारे बच्चों का क्या दोष, बच्चे के वहां पे क्या, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है बच्चों पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हाँ। आप जवान हुए हैं, शादी हुए हैं, आपने बच्चे भी हुए हैं, आप मतलब ऑलमोस्ट आप 30-35-40 साल के हो चुके हैं। एक बच्चा जिसको ग्रो करने के लिए, जो नर्चर करने के लिए, जो आप इनिशियली कह रहे थे, उसमें माँ बाप दोनों का प्यार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो घर में ऐसे ऐसे सिचुएशन देखता है कल, और मान लीजिए उस फैमिली में डिवोर्स हो जाता है, तो उसका जो सोच है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के प्रति एज सच क्या होता है, वो हमेशा जिंदगी में डिप्राइव्ड फील करेगा। हो सकता है को पेरेंटिंग की बात हो, को पेरेंटिंग इज लाइक आप इट्स लाइक ना महीने में 2 बार आए और हम बेटे से बात किए या बेटी से बात किए, या माँ आई अपने बेटे से बात किया बेटी से, वो नहीं है। मतलब इस तरह से पैरा ड्रॉप करके पेरेंटिंग नहीं हो सकती है। तो एक उनके जीवन में बहुत बड़ा गैप रह जाता है, जो कि जब ये पेरेंट्स समझदार लोग, मान लीजिए किसी वजह से मनमुटाव हो गया, कोर्ट में आ गए, मीडिएशन में आ गए, जब वो इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं ना, तो वो खुद ब खुद वो करते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी यंग एज में किसी का डिवोर्स होता है, मान लीजिए लड़के या लड़की का, तो फैमिली प्रेशर भी होता है और उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो फिर से शादी करें, दूसरी शादी करें। क्या गारंटी है कि उस शादी में ऐसी चीजें नहीं होगी, हस्बैंड एकदम मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं, या वाइफ वैसी मिलेगी जैसा आपने सपनों में सोच रखा है। तो हमेशा ये है कि कोई डिस्प्यूट है, आप उसको सुधारें अपनी, और आगे बढ़े। खत्म करना तो सबसे आसान काम है, चलाना मुश्किल है, और जिसमें इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी कम होता जा रहा है। मैं देखता हूँ यंग कपल में वो मैच्योरिटी पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है, और किसी भी रिश्ते को बनाने में जो वक्त लगता है वो वक्त ही हमारे पास नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं, वक्त ही नहीं है। यहाँ तक अपने सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा वो करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि हम जब कार खरीदना होता है तो हम महीने, 2 महीने, 4 महीने उसके लिए रिसर्च करते हैं, बिल्कुल उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन को, कार के एक्सपेक्टेशन को हम मैच कराते हैं और तब कार खरीदते हैं। और यहीं से बड़ा इंटरेस्टिंग वो है मैम, मैं एक व्यूअर्स को ये भी एडवाइस देना चाहूंगा, शादी सिर्फ आपके घर वाले कह रहे हैं इसलिए ना करें। शादी करने के पहले आप अपने आप से कुछ सवाल करें कि क्या आप इमोशनली प्रिपेयर्ड हैं ऐसे रिलेशन में जाने के लिए। और शादी करने के पहले लड़के या लड़की एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं लाइफ को लेके, उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, उनके रिलीजियस व्यूज क्या हैं, उनके फूड के लेके व्यूज क्या है। अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा, एक गुजरात का एक हाई कोर्ट का एक वो था, एक ऐसा मैटर था, डिवोर्स की बात चली, उसमें मेंटेनेंस की भी बात चली थी, जहां पे लड़की लहसुन प्याज नहीं खाती थी जी, और लड़के वाले खाते थे। Okay. इसको लेके डिस्प्यूट डिवोर्स तक पहुंच गया था। तो ये सब चीजें अगर हम पहले क्लियर कर ले, मान लीजिए शादी के लिए जब आप मिल रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग अबाउट कहाँ पे हनीमून पे जाएंगे कि फोटोशूट कहाँ होगा, आप ये जानने की कोशिश करें कि उनका भविष्य को लेके क्या वो है, उनके माँ बाप की क्या अहमियत है, या शादी हो जाएगी तो कितना रोल होगा आपके माँ बाप का, कितना इंटरफेरेंस होगा। ऑन अ लाइटर नोट कि आप लहसुन खाएंगे या नहीं। जरूर, ये खाना पीना बहुत बड़ा मैंने फैक्टर है। एक बार मतलब बड़े बुजुर्गों को ऐसे कहते हुए सुना कि एक शादीशुदा रिश्ते में बड़ी बड़ी बातों पे झगड़े नहीं होते, सब्जी में नमक कम है इस बात पर झगड़े हो जाते हैं। तो मतलब कह नहीं सकते आप कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बवाल बन जाएगा। Exactly. तो एक शादी को संभालने में अब आपसे जैसे जैसे बातचीत हम करते जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि वकीलों का बहुत बड़ा रोल होता है
कि कानून का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में और किसी रिश्ते को संभाल के रखने में। और शादी से पहले जो हम ये अग्रीमेंट की बात करते हैं उसमें भी मेरे ख्याल से जो आजकल के मॉडर्न कपल्स हैं वो काफी सजग हैं। वो जानते हैं कि भाई हमें इन चीजों के प्रति जागरूक रहना है। फिर भी ऐसी कोई 4-5 बातें जो आपको लगता है कि खास तौर पे जाननी चाहिए? जैसे मैंने बताया मैम कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो भी कोर्टशिप पीरियड होता है या मैं जब शादी के पहले का हमारा जो फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, पेरेंट्स का एजुकेशनल वो क्या है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है उस मैरिज से। मान लीजिए लड़के की माँ ये समझ रही है कि वो आके घर में गृहिणी बनेगी और मेरे पैर दबाएगी और घर में 24 घंटे रहेगी। अगर आपको ये पता चलता है और वो करियर वुमन है तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली डिस्प्यूट होगा। भले ही हस्बैंड इस चीज को समझेगा मगर उसकी माँ नहीं समझेगी। पर निशांत, यहाँ पे जो मेरा सवाल है, तो हम बात कर रहे हैं कपल्स की, हम उनकी मीडिएशन की बात कर रहे हैं, हम कोर्ट में जाके उनके डिवोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा क्या तरीका है कि पेरेंट्स को भी ये बात समझाई जाए कि भाई अगर ये रिश्ता आपको चलाना है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप बच्चों को कह रहे हैं कि आपने शादी करनी है और अगर आपने खुद पसंद किया है लड़का लड़की ने, तो उनके पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी। तो क्या हम जब हम ये मीडिएशन होता है, जब हम उन्हें समझाते हैं, तो क्या पेरेंट्स को भी समझाते हैं? पेरेंट्स भी वहां साथ होते हैं, उनको भी समझाया जाता है। ये वही मीडिएटर की कला के ऊपर होता है। जब मैं एक रियल केस वो करना चाहूंगा, ऑब्वियसली नाम पता और वो नहीं होगा मैं उसमें मैं मीडिएटर नहीं था, मैं एक लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा था एक पार्टी को। वहां पे जब मैंने देखा, जब पिटीशन आया मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट और वो उस हस्बैंड ने डाला था वाइफ के अगेंस्ट और मैं वाइफ को डिफेंड कर रहा था। ठीक है। जब मैंने वो पिटीशन क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स का पिटीशन था, जब मैंने वो पिटीशन पढ़ा मैं पूरी तरह से भौचक्का रह गया। रीजन क्या था कि उसमें जो मेजर एलिगेशंस थे, अच्छा, जो हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर लगाना चाहिए था वो अपने सास ससुर के ऊपर लगाया था हस्बैंड ने। और लड़की के ऊपर ये था कि वो चुप रहती है, वो मेरा साथ नहीं देती है, हाँ, विरोध नहीं करती है। तो ये इस मामले को लेके और हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से थे। पर जहां घर के बुजुर्गों का रोल आ जाता था वहां पे अंगारे फूटने शुरू हो जाते थे। अब उसका निर्णय क्या रहा ये बताओ। उसको फिर हम कोर्ट में जब पहले दिन जब हमारे संबंध आते हैं मैम, संबंध आने के बाद कोर्ट में पहली पेशगी होती है, तो उस पहली पेशगी में हमने जाते ही कोर्ट को बताया कि जनाब मैंने जब ये पिटीशन पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये डिवोर्स का केस हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं है, दो सास ससुरों के बीच में ये डिवोर्स का केस है। तो इस चीज को बताते हुए मैंने रिक्वेस्ट किया बहुत ज्यादा कि जज साहब से कि इसको मीडिएशन में भेजा जाए और बहुत ही कोई ट्रेन्ड मीडिएटर हो उसको लगाया जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है ये केस हस्बैंड वाइफ के बीच का डिस्प्यूट नहीं है, ये पेरेंट्स के बीच का डिस्प्यूट है। और हुआ भी वही। जब हम मीडिएशन में गए, बहुत सीनियर मीडिएटर थी, उन्होंने बहुत अच्छे से आई थिंक 5 से 6 सिटिंग हुई हमारी, समझा, सबकी बातों को समझा और वो भी समझ गई कि इनके पीछे, इस डिस्प्यूट के पीछे लड़के लड़की इनोसेंट हैं, उनके माँ बाप का ईगो ज्यादा वो है। तो उन्होंने काफी कुछ माँ बाप को भी समझाया, कई सेशन पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश की, लड़के के लड़की की दोनों के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की और फॉर्चुनेटली लोगों को समझ में आया। वो लगा कि ऑब्वियसली उनका एक छोटी बेटी भी थी, वो सारी चीजें को देखते हुए उन्होंने फिर मीडिएशन सक्सेसफुल रहा और उन लड़के ने विड्रॉ कर लिया, अपना जो पिटीशन था वो विड्रॉ कर लिया और आज के दिन में वो दोनों साथ रह रहे हैं। और ये बहुत रिसेंट था, मेरे दिमाग में था, जहाँ की पढ़ने के बाद पिटीशन ये लग रहा था कि तलाक अर्जी जो सास ससुर ने डाली है।
ये तो बहुत, जो हमारे अभी व्यूअर्स हैं वो आप समझ गए होंगे कि किसी भी रिश्ते को चलाने में, बचाने में ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रोल रहता है बल्कि पेरेंट्स का भी रोल रहता है। और अगर आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि कोई भी रिश्ते की बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें, और आगे भी अगर आप वो फैसला ले रहे हैं तो उसमें आपको अपने बच्चों के साथ में रहना है, और आपको समझना होगा कि अगर आपकी कोई बात उनको नागवार गुजर रही है तो आपको इस बात को समझ के चीजों को अच्छे से संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बिगाड़ने की। ये बहुत जरूरी है। बिगाड़ना सबसे आसान है। तो अभी निशान, हम सारी जो बातें कर रहे हैं, हम एक महिला के पक्ष को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता होगा कई बार, जैसे अभी भी जो हमने केस डिस्कस किया, आप बोल रहे थे कि पुरुष ने डाला था कि महिला नहीं बोलती है, तो ऐसे बहुत सारे मामले आते होंगे जिसमें पुरुष का कोई परेशानी रहती होगी, है ना? ऐसा भी होता है। जो हमारे जो लॉज है मैम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, सॉरी जेंडर स्पेसिफिक है, यानी वो महिलाओं के लिए ही है, के लिए एग्रीव पर्सन जो डिफाइन किया गया है वो एक महिला को जो कि डोमेस्टिक रिलेशन में है, मैरिड, अनमैरिड, लिव इन, सारा कवर किया जाता है उसमें। बट कोई स्पेसिफिक लॉ हस्बैंड या मेल्स के लिए एज सच नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट की जहां तक हम बात करें वो जेंडर न्यूट्रल है, वहां पे जो ग्राउंड्स महिलाओं के लिए हैं वो पुरुष को भी मिलता है। क्रुएल्टी महिला की तरफ से भी हो सकती है। मतलब इस जमाने में वी कैन नॉट टॉक अबाउट 1860 आईपीसी। महिलाएं भी जागरूक हैं, कई बार हिंसक भी हैं, तो उनको भी, तो एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्रुएल्टी के ग्राउंड पे, एडल्ट्री के ग्राउंड पे, डिजर्टेशन के ग्राउंड पे, जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं महिला को, सेम ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में पुरुष को भी अवेलेबल है। अब जहां तक आता है हिंसा को लेके, तो वो डिवोर्स ले सकता है, मगर पुलिस को कहां जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली पुरुष कई बार हिंसा के शिकार तो होते हैं, वो शर्म, लिहाज, किसी वजह से वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, या कभी जाते भी हैं तो उनको हंस के टाल दिया जाता है, क्या कर रहे हो, वो जाके आपको बोलना होगा कि मेरी बीवी ने मुझे मारा, पीटा। तो दैट इज अ मेल ईगो दैट डज नॉट कम फॉरवर्ड। इस वजह से वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जो रिपोर्टिंग जो कह रहे हैं, मेल्स की अंडर रिपोर्टिंग है। ओके। मगर हाँ, हिंसा होता है, तो वहां पे जो हमारा बीएनएस के वेरियस सेक्शंस हैं, जिसमें हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेन्स हो गए, कई ऐसे प्रोविजन में पुरुष अब महिला के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट में। अदरवाइज उनके पास ऐसा कोई वो लीगल आप समझे राइट नहीं है महिलाओं के अगेंस्ट। हाँ, एक जैसे हामा वगैरह है, मेंटेनेंस, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में भी जिस तरह महिला अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है, हस्बैंड भी अपने वाइफ से क्लेम कर सकता है। अगर वो सक्षम नहीं है फाइनेंशियली, ही इज नॉट केपेबल, ही कैन क्लेम दैट थिंग फ्रॉम हिज वाइफ आल्सो। सो लॉ इज हिंदू मैरिज एक्ट इन अ लार्जर वे यू कैन से जेंडर न्यूट्रल, बट जो वायलेंस रिलेटेड जो है वो अधिकतर महिलाओं के पक्ष में ही टिल्टेड है। ओके। और हमने अभी जितनी बातचीत की है, हमने विवाह की बात की है, शादी के रिश्ते की बात की है, लेकिन आजकल के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं, जी मैम, है ना? तो उससे जुड़ी भी बहुत सारी, हम जब अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे रिश्तों में जो बदलाव आ रहे हैं, और जो लिव इन में जो कई तरह के पहलू सामने आ रहे हैं, तो उसमें अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो किन चीजों का, मतलब खासतौर पे मैं तो यहाँ यही कहूंगी कि लड़की को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो एक लिव इन रिलेशनशिप में जा रही है तो? मैम, लिव इन रिलेशनशिप एज सच किसी लॉ से कवर नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर लॉ हो तो लिव इन को वो करता है, बट एक तरह से ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वहां से आप वो कर सकते हैं। अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का उसको मार पीट सकता है, उसको इमोशनल अब्यूज कर सकता है, सेक्सुअल अब्यूज कर सकता है, वर्बल अब्यूज कर सकता है। तो जो लॉ एक वाइफ को अवेलेबल है आज के दिन में, वो सारे के सारे एक लिव इन पार्टनर को भी अवेलेबल है, खासतौर पे महिला को। ठीक है। और एक कंसेप्ट है मैम
जो हम बात करते हैं रेप का या सेक्सुअल अब्यूज का, तो एक किसी कंसेंसुअल एडल्ट्स के बीच में कोई कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनता है, और वो रेप कब होता है? जब लड़की का कंसेंट ना हो। नहीं, रिलेशनशिप बन तो रहा है मगर कंसेंट ना हो, वहां पे वो रेप होता है। तो इस तरह के केसेस में, ऐसे रिलेशनशिप में अगर विदाउट कंसेंट हो रहा है तो वो भी एक वायलेशन है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान के जो न्याय व्यवस्था में है, शादीशुदा हस्बैंड रेप नहीं कर सकता है। मतलब इट्स नॉट एन ऑफेंस। कंसेंट की विदिन, अगर शादी नहीं हुई है तो वहां कंसेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर कंसेंट नहीं है लड़की का तो वो रेप है। मगर अगर शादी में लड़की अगर वाइफ नहीं भी, उसका कंसेंट नहीं भी है, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। उसी को लेके मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए काफी मुहिम चल रही है मैरिटल रेप को। इसके दो व्यूज हैं। कुछ कहते हैं होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वेस्ट कंट्रीज में ये है। कुछ एक व्यू है कि नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है कि कंसेंट था कि नहीं था हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई इसको मिसयूज करना चाहे, कोई लेडी इसको मिसयूज करना चाहे, तो उसको बहुत आराम से मिसयूज ओपन एंड शट केस होगा। क्या वो हस्बैंड क्या लाएगा, विटनेस क्या लाएगा? तो यहाँ मुझे मिसयूज से ये याद आ रहा है कि जो बीएनएस का जो सेक्शन 498A है और सेक्शन 86 है, उसका भी कुछ मिसयूज का ऐसा। मैम, आईपीसी का 498A जो आईपीसी अब चला गया, बीएनएस 86 आया है। तो वही था, क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाउरी और वो सारी चीजें। तो डाउरी हरासमेंट हम इसको कहते थे। एंड ये इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेटली मिसयूज हुआ कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये लीगल टेररिज्म का नाम दिया है। क्योंकि एक ही पक्ष को सुना जाता एक ही पक्ष को सुना जाता था। और ये जो स्थिति 2014 के पहले तो बहुत भयावह थी। 2014 के पहले अगर वाइफ ने एफआईआर करा दी 498A, उसमें एक सेक्शन और होता था, 406 होता था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसमें कहते थे मैंने सास को जेवर दिए, सास ने उससे मांगा, उसने दिया नहीं, फिर मुझे प्रताड़ित करते थे, खाना नहीं देते थे, ये वो जो भी किया। यहां तक कि वो ननद जो कि 15 साल पहले यूएस शिफ्ट हो चुकी थी, उसका भी नाम दिया जाता था, उनके नंदोई का भी नाम दिया। पूरे खानदान को वो करते थे। अब क्या होता था, पुलिस के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो तुरंत जाके उनको गिरफ्तारी के लिए दबाव डालते थे, पैसा लेते थे, गिरफ्तार भी करते थे और कोर्ट में लाते थे। तो ऐसे लोग जिनका कोई रोल नहीं है, वो भी एक अभियुक्त की तरह कोर्ट के सामने वो होते थे, गिरफ्तार होके आते थे। और एक बार गिरफ्तारी हुई मैम, ससुराल वालों की, हस्बैंड की या लड़के के माँ बाप की, आप सोच सकते हैं कोई मीडिएटर इसको समझौता करा देगा? नहीं, वो पूरी तरह से वो मैरिज टूटना है। पक्की बात है, वो टूटना है। इन सब, और जिस तरह से मिसयूज हो रहा था, उन सब चीजों को देखते हुए एक अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस आया मैम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस वो की कि 7 साल तक के जिसमें सजा है, उसमें मैट्रिमोनियल 498 वगैरह भी आते हैं, 406, 498 ये सारी चीजें, उसमें पुलिस ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करेगा। वो 41A CRPC का नोटिस देगा। अगर वो हस्बैंड और उसके घर वाले, मतलब ससुराल वाले, अगर ज्वाइन नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में या कोऑपरेट नहीं करते, उसी कंडीशन में वो अरेस्ट कर सकता है। क्योंकि समझिए, अरेस्ट का पर्पस क्या होता है कि पुलिस कुछ आपसे सबूत लेना चाहती है, कुछ आपसे उगलवाना चाहती है। तब मैम मैट्रिमोनियल में क्या है, उसमें क्या कौन सा हथियार आपको रिकवर कराना है, कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रिकवर कराना है, सब कुछ वो घर ही पे है, अगर है भी तो अगर हस्बैंड या उसके घर वाले जो भी अभियुक्त हैं वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है। फिर चार्जशीट अगर फाइल होती है तो फिर आपको ट्रायल फेस करना होता है। एंड आई हैव सीन इन मैक्सिमम 5 to 6% कन्विक्शन है, 95% एक्विटल है 498 के केसेस में। अच्छा, रीजन क्या है? कई बार बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है।
देखिए छोटी सी कोई गाली गलौज हुई या कुछ मनमुटाव हुआ तो उसमें तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी ना। पेटी ऑफेंसेस में, बहुत छोटे ट्रिवियल ऑफेंसेस में एफआईआर पुलिस नहीं लिखेगी। तो आप क्या करते हैं, एफआईआर कराना है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। कई बार कुछ होते हैं जब आप जाते हैं किसी से प्रोफेशनल सलाह लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किन लोगों से, वो उसको कहते हैं भाई इसमें तो एफआईआर होगा नहीं है, तो आपको कुछ इसमें मसाले डालने होंगे। बिल्कुल। तो मसाला कुछ ज्यादा ही डाल दिया जाता है और वो जब एफआईआर भी हो जाती है फिर इतना मसाला होता है, मगर जब वो आप सोचिए वो इम्पैक्ट क्या होगा। मान लीजिए डिस्प्यूट है, कुछ आप मनमुटाव है, लड़की ने एफआईआर करा दिया, उसमें खूब मसाले डाल के एफआईआर हो गया। अब लड़का जब पढ़ेगा, उसके घर वाले पढ़ेंगे, ऐसे एलिगेशन पढ़ के क्या कभी जिंदगी में वापस वो एनकरेज करेंगे अपने बेटे को उस शादी में जाने के लिए? वो मना करेंगे। तो इन सब चीजों से फिलहाल तो काफी राहत है। और बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं, कि कानून का इस्तेमाल सही समय पे किया जाना चाहिए। आपने रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, रिलीजियस आप जो भी पढ़ते हो वहां पे देखा होगा, जो पावर्स दिए जाते थे ईश्वर द्वारा, जैसे किसी देवता को या किसी को, तो ये भी कहा जाता था कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है, सही चीजों में करना चाहिए। तो अगर लॉ आपको पावर दे रहा है, आप उसका इस्तेमाल सही उसके लिए करें। अगर आप विक्टिम हैं, आप जरूर करें, आप ही के लिए बनाएं, मगर इसको एज अ हथियार इस्तेमाल करना ना करें। तो ढाल और हथियार, तलवार, अगर आप ढाल की तरह यूज कर रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको तलवार की तरह यूज कर रहे हैं तो शायद ये गलत है। तो निशांत, ये जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करें, वो इतना वास्ट, इतना व्यापक है कि हम चाहे तो बातें करते ही रहे। आपने बहुत सारी बातें अभी बता दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलते चलते हम 5 रीजंस की हमें शादी करने से पहले जो सोचने चाहिए और 5 डिवोर्स से पहले, फटाफट आप बताएं। जी मैम, पहले शादी करने की बात करते हैं। शादी करने के पहले सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप अपनी मेंटल कंपैटिबिलिटी को जरूर चेक करें। आप सिर्फ भविष्य के सुनहरे प्लान ना बनाएं, आप रियलिटी चेक करें कि वो आदमी सोचता कैसे है, वो लड़की सोचती कैसे है, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, पहनने के, खाने के, जीवन को लेके, पॉलिटिकल इश्यूज पे। अभी एक बिहार में मैं पढ़ रहा था, इलेक्शन के दौरान वाइफ ने किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो हस्बैंड ने पीट के उसको मार डाला। हत्या हो गई थी। तो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, रिलीजियस क्या है, खाने पीने का क्या है, माँ बाप कैसे हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये भी देखें, वैसे आजकल तो इतनी लेट मैरिजेस हो रही हैं कि वो लीगली मैरिजेबल एज में है कि नहीं है। 21 लड़का 18 लड़की। दूसरा कि अगर मान लीजिए डिवोर्स हो चुका है तो डिवोर्स पेपर आप देखें, प्रॉपर डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार डिवोर्स नहीं भी हुआ होता है, कह देते हैं हाँ डिवोर्स हो गया, दोबारा शादी, क्योंकि एक ऑफेंस हो जाता है जो फिर आपको कोई राइट भी नहीं रहता है। तो उस चीज को चेक करें। मैं एक बहुत ही शायद बुरा लगे लोगों को सुनने का, मैं पक्षधर हूं कि लड़के और लड़की दोनों के हेल्थ इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपको कई स्क्रीनिंग टेस्ट शादी के पहले, जैसे हम कुंडलियां मिलाते हैं ना, उसी तरह आप ये भी करवाएं। जैसे कोई एसटीडी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं है, कुछ ऐसे जो जेनेटिकल डिजीज नहीं है जो कि आप ट्रांसफर करेंगे अपने बच्चों में। ये सारी चीजें बहुत, और खुल के बात करें फाइनेंसेस के बारे में, क्योंकि शादी के बाद जहां पे लड़का लड़की दोनों काम कर रहे होते हैं वहां फाइनेंस को लेके बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें वो क्लियर करें शादी के पहले के। ये हो गए। जब सब कुछ फेल हो गया, आप एज अ कपल फेल हो गए, आपकी फैमिली फेल हो गई, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपकी खाप, आपका पंचायत सब फेल हो गया, आप कोर्ट में गए, वहां मीडिएशन भी फेल हो गया, जज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पासिंग करना है, तो उसके पहले आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इट्स जस्ट नॉट दैट कि वन फाइन डे यू गेट टू नो कि अब तलाक हो गया, अब क्या।
तो उसके पहले जो होते हैं, जैसे हम जब शादी वो करते हैं तो हम प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं जिसमें 50% लोन हस्बैंड पे करता है, 50 हम करते हैं। हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं हस्बैंड का, हस्बैंड मेरा यूज करता है। और मतलब एक केस था बहुत पहले मेरे पास आया था, जहां हस्बैंड ने लड़की के नाम पे बहुत ज्यादा लोन ले लिया था। अच्छा। बहुत ज्यादा लोन ले लिया था लड़की के नाम पे, और डिवोर्स हो गया, लोन लड़की के नाम पे चला जा रहा था। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो हम अपने लोन्स को सारे क्लोज करें, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स वगैरह प्रॉपर रखें, 2-3 साल के अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पूरे क्लियर करके रखें। जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, बच्चों के प्रूफ वो करें। लोन अगर चल रहे हैं उनको कोशिश करें क्लोज कर दें, डिवोर्स के पहले ही क्लोज कर दें। और एक एग्रीमेंट, आप अगर डिवोर्स में मान लीजिए कोई चीज खुली रह जाती है तो उसमें डिवोर्स डिक्री में आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, अपने लॉयर को बताएं, एक एग्रीमेंट MOU टाइप का साइन बना लें एक, कि अगर ये लोन है तो ये कौन पे करेगा, ये प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी थी तो ये कल के फ्यूचर में कौन इसका ओनर होगा, हम कौन ट्रांसफर करेगा, कब तक ट्रांसफर करेगा, लोन लायबिलिटी किसकी होगी। और ये कुछ बेसिक बातें, इट्स मोर लाइक डॉक्यूमेंट्री थिंग। और उनको एक क्लियर होना चाहिए कि हम कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो जैसे मैंने बात की थी फॉल्ट थ्योरी वाले, जो 13 में ये किया ये गलती की। दूसरी नो फॉल्ट थ्योरी का आता है, 13B होता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जहां पे किसी भी प्रकार की एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है अपने स्पाउस के अगेंस्ट, यानी वाइफ को अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं, हस्बैंड को अपने वाइफ के अगेंस्ट नहीं। उनको बस यही कहना है कि हम आपस में नहीं रह पाए, डिस्पाइट कोशिश किए हम नहीं रह पाए, टेम्परामेंटल डिफरेंस था या व्हाटएवर। कोर्ट बहुत ज्यादा उसके अंदर में नहीं जाती है, जरा बहुत तो चाहती है, कोर्ट को प्रोटेक्टर माना जाता है इन फैमिली कोर्ट को, मैरिजेस को प्रोटेक्ट करने का। तो वहां पे एलिगेशन लगाने के बजाय वहां पे आप ये बताएंगे कोर्ट को कि हम साल भर से साथ नहीं रह रहे हैं। साथ नहीं रहने का मतलब सेम मकान में भी रह सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ की तरह साथ नहीं रह रहे हैं, हमारे कोई रिलेशन साल भर से नहीं है, और बच्चों के बारे में हमने ये सोचा है, इसके बारे में ये सोचा है, वो करके आप कोर्ट के सामने जाते हैं। कोर्ट आपको फर्स्ट मोशन होता है, उसके बाद 6 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड कहते हैं, जिसमें आप ठंडे दिमाग से सोचें कि आप जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है, नहीं गलत है। हो सकता है कई बार ऐसे भी होते हैं फर्स्ट मोशन अलाउ हो जाता है, सेकंड मोशन फाइल करने के पहले हस्बैंड वाइफ को लगता है नहीं हम लोग गलत थे, लेट्स रिज्यूम, तो सेकंड मोशन फाइल ही नहीं करते हैं। ओके 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद अगर फिर भी आप बीच में वो नहीं हो पाता है कोई आपका समझौता, या भविष्य को आगे नहीं चल पाते हैं, आपको लगता है नहीं चल पाएंगे, तो 6 महीने बाद आप जाते हैं कोर्ट के सामने, सेकंड मोशन फाइल करते हैं। सेकंड मोशन फाइल करने के बाद कोर्ट आपको डिक्री दे देता है। तो वो समझिए 2 दिन 3 दिन का कोर्ट का वो होता है, और कोई एक्रिमनी नहीं होती है कोर्ट में, कोई लांछन नहीं किसी के ऊपर नहीं, और क्लियरली सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी बातें जुड़ी हैं जो हमारे वैवाहिक संबंध होते हैं उनसे। और लीगल मंत्रा बाय निशांत, ये जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपको लगा होगा कि भाई ये बातें तो हमें मालूम ही नहीं थी। लेकिन अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं, कुछ बातें रह गई हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले जो हमारे पॉडकास्ट हैं हम उनमें उन सवालों को शामिल करेंगे और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनका समाधान आपके लिए लेकर आएंगे अपने अगले पॉडकास्ट में। तो निशांत, बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही, बहुत सारे मुद्दों के बारे में हमें जानने को मौका मिला। और चलते चलते क्या कहना चाहोगे आप? चलते मैम मैं यही कहना चाहूँगा, शादी एक पौधे की तरह है जिसका आपको ध्यान देना होगा। बहुत ही नाजुक है, छोटी छोटी चीज़ों से वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो आप उसमें अपना टाइम दें, समय दें, इन्वेस्टमेंट दें, जिससे कि वो बड़ा पेड़ बने। जी। आप शादी एक वंडरफुल इंस्टीट्यूशन है, उसको
आप बस वो एक चीज मांगता है, वो आपका समय, समय। आपका प्यार, आपका ध्यान मांगता है, तो वो इन्वेस्ट आप जरूर करें। करियर अपनी जगह है, करियर जीवन नहीं है, तो ये भी ध्यान रखें कि करियर के हाशिए पे आप अपनी शादी को दांव पे ना लगाएं। बिल्कुल। तो हम उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम फिर एक बार मिलेंगे, जरूर। बहुत सारी और बातें होंगी बहुत आपके अच्छा साथ। लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, Thank बहुत you बहुत so शुक्रिया। much. Thank you so शुक्रिया। much. Thank you, ma'am.